संजय राउत को कुछ न कुछ कहने की आदत है, इसलिए उनको नहीं, कहने आज की छूट आज मिल दिन रही। तक उनकी चिट्ठी तो नहीं आई थी। देवेंद्र फडणवीस उनसे कल मिलने भी गए, पर चिट्ठी उन्होंने नहीं दी थी अपनी। फिर उदय सामंत को अलग से राजभवन चिट्ठी ले जाना पड़ा। ये बात तो सच है आरपी सिंह जी, ये तो सब पूरा सब मीडिया के सामने ही हुआ है, कोई बंद दरवाजे में तो हुआ नहीं है। अच्छा, चिट्ठी बड़ी है या शपथ बड़ी है, ये बता दीजिए। शपथ तो तब हुई जब चिट्ठी गई, पर वो चिट्ठी भी तो ऐन मौके पर गई। 2.5 घंटा पहले चिट्ठी गई है, 5:30 का शपथ ग्रहण था, 3 बजे उदय सामंत पहुंचे राजभवन चिट्ठी लेकर के। बिल्कुल सस्पेंस बना के रखा था उन्होंने आपके लिए। मीडिया के लिए कुछ न कुछ रहना चाहिए करने के लिए, इसलिए आप मीडिया के इतनी चिंता करते हैं, पर मुझे तो लगा आपकी नहीं है भाई। आपकी दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ गई होंगी। पद्मजा जी, कल उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में तो अपने कहा ही था कि हम शपथ के बारे में अभी नहीं बोलेंगे। एक सेकंड दीजिए, मैं वापस रिपीट करता हूँ। शिंदे साहब को बयान ध्यान रखिए जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे परिवार के बड़े हैं, मैंने उन पर फैसला छोड़ दिया, जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। उससे आगे कुछ बात रहती नहीं। अब नहीं, पर वो हिस्सा बनेंगे या नहीं ये आखिरी वक्त तक तय नहीं हुआ था। ये बात भी सच है कि आज सुबह पूरा वो मान मनोबल का जो पूरा दौर चला, जहां पर शिवसेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल उनको एक रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज हिस्सा बन जाइए, आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए। फिर भी उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता उनसे मिलने गए, फिर आखिरकार उदय सामंत चिट्ठी लेकर के पहुंचे। तो ये आखिरी वक्त तक चला। पर एक जरूरी बात ये भी है संजीव जी कि एक तरीके से पूरा मान रखा गया है एकनाथ शिंदे का, कोई उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं की गई। और आज भी जब शपथ ग्रहण हुई तो देवेंद्र फडणवीस के बाद अगला नंबर उनका रखा गया, जबकि आखिरी वक्त तक कोई क्लैरिटी थी नहीं उनके नाम पर। अजीत पवार ने पहले ही कहता था मैं तो शपथ लेने वाला हूं, उप मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, पर फिर भी दूसरे नंबर पर नाम रखा गया एकनाथ शिंदे का। एक्चुअली इस पूरी जो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, अगर उसको देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ कोई सबसे ज़्यादा उसका आनंद ले रहा है, लुत्फ ले रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो वो अजीत पवार है। सबसे खुश लग रहे हैं कि उनकी सबसे बुरी गत बनी थी लोकसभा इलेक्शंस में। उनकी परफॉर्मेंस से वो स्वयं बहुत अभिभूत है और बहुत हैप्पी है, और सही कारणों से हैप्पी हैं। तो अजीत पवार की तो बात छोड़ी, लेकिन देखिए एकनाथ शिंदे के साथ एक प्रॉब्लम थी कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए एक स्ट्रैटेजी के तहत, लेकिन एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं एक ऐसी मजबूरी के तहत जब उन्हें दिख रहा है कि उनका शायद दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने का मौका लगभग बहुत ही मुश्किल होगा, असंभव तो नहीं कहना चाहिए। तो उनके लिए एक वो उस बड़े घोड़े से उतरने की थोड़ी मजबूरी थी, लेकिन वो लगातार एक पोस्चरिंग थी, क्योंकि मेरा पहले दिन से मानना है कि विकल्प क्या था उनके पास। अगर वो नहीं सत्ता में आते और बीजेपी अकेले मिल करके ही तो उनके सामने पॉलिटिकल पार कर चुकी थी, एंड गेम हो जाता जी। और जहां तक अजीत पवार का, वो लगातार उन्होंने 10 दिन एक पोस्चरिंग की इस उम्मीद से कि शायद कोई बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन कभी भी वो स्थिति पहले दिन से स्पष्ट थी। पर आपने एकनाथ शिंदे की बात की है और हमने राजनीति का भी जिक्र किया था, और वो शुरू हो गई, वो तो होना ही था, भले से ही अब महाराष्ट्र को उनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मिल गए हों। पर एक मैं ट्वीट दिखाना चाहती हूँ, जो कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी भी थे सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो मैं दिखाना चाहती हूँ। और उनका टारगेट ये साफ हो गया अवधेश जी कि टारगेट पे तो एकनाथ शिंदे ही रहेंगे, क्योंकि वही नाराज भी दिख रहे थे। ये देखिए सुरेंद्र राजपूत ने क्या बोला, उन्होंने कहा है एक रिक्शा चालक को दिखाया है, एकनाथ शिंदे से रिक्शा खींच रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं, और लिखा है इस तरह मेहनत कशों का अपमान करना गलत है, जो रिक्शा खींचते हैं कम से कम उनका जमीर जिंदा होता है, ये तुलना गलत है, हम इस एडिट की निंदा करते हैं। तो ये नहीं कह रहे कि हमने बनाया है, कह रहे किसी ने बनाया है, हम इसकी निंदा करते हैं, पर हम उसको ट्वीट तो कर ही देते हैं। अवधेश जी नहीं, देखिए वो बिल्कुल, मैं सुरेंद्र राजपूत जी तो हम लोगों के मित्र भी हैं ये ट्वीट भी सही है, और बीजेपी कोई उनको रिक्शा चालक बना के नहीं ले जाएगी, और हाथ का रिक्शा तो कोलकाता में भी अब बैन हो गया है, जिसने भी बनाया है। देखिए एकनाथ शिंदे ने भी एक गरिमा दिखाई पूरे, उसके बाद आपको एक भी निगेटिव बात एकनाथ शिंदे को लेकर के बीजेपी में भी नहीं आई थी। 1-2 नेता जगह जगह बोले थे, या जनता के बीच आप चुनाव के दौरान भी जाते तो एकनाथ शिंदे जी की भी जो छवि थी उसमें लोगों के अंदर कोई नेगेटिव भाव नहीं था। वो मुख्यमंत्री बने तो उसमें उन्होंने, लेकिन उसमें भूमिका होती है सेंट्रल लीडरशिप की।
निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों ने सही तरीके से गाइड किया उस सरकार को। जब भी अंदर थोड़े बहुत बातें उभरी होंगी तो इन लोगों ने उसमें बिल्कुल इनिशिएट किया, अंदर गए होंगे, बातचीत किए होंगे। आज भी नरेंद्र मोदी जी ने उनका पीठ ठोका, हाथ मिलाने के बाद और कुछ बोला भी है, और दोनों मुस्कुराए हैं। और उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के बाद तो अब इन्हीं का नाम लिया है। तो कांग्रेस, एकनाथ शिंदे ने भी सबका नाम लेकर के उनको धन्यवाद दिया। तो कांग्रेस ट्वीट कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस समय अब महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसमें एकनाथ शिंदे दूरगामी राजनीति को धक्का देके कोई भी ऐसा कदम उठाएंगे जिससे उनकी पॉलिटिक्स ही खतरे में पड़ जाएगी। और वो इस समय जो बीजेपी का लीडरशिप है ना, वो तो तब होता है ना जब आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं होता है। अगर कोई बात है और प्राइम मिनिस्टर का फोन चला जाता है कि आओ मिलके बैठते हैं, बात करते हैं, अमित शाह का फोन चला जाता है कि आओ मिलके बात कर, आरएसएस के कोई बड़े पदाधिकारी का चला जाता है कि आपके पास आ रहे हैं, बात करते हैं, तो समस्या का समाधान हो जाता है। कांग्रेस में यही तो नहीं हुआ है। पर असली खींचतान तो अब शुरू होगी ना, क्योंकि अभी तो सिर्फ उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेनी थी। अब 7 तारीख को, जैसे कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 7 तारीख को जब मीटिंग होगी तब यह फैसला लिया जाएगा कि किसको क्या मंत्रालय मिलना है। तो हो सकता है एक फिर से नया बयानबाजी का दौर वहां पर शुरू हो और वहां पे असली खींचतान की जाए। अवधेश जी, नहीं, देखिए ऐसा है कि बयानबाजी तो उस रूप में अभी भी नहीं हुई है। एकनाथ शिंदे जी को उतना तो दिखाना ही चाहिए, मुख्यमंत्री से हटे हैं, सिर्फ सैनिकों का स्वाभिमान का प्रश्न था, उस सबको बनाते हुए अगर नहीं करते तो अभी संजय राउत और बाकी के बयान कैसे होते। तो उन्होंने अपना दिखाया, लेकिन बाद में जो सही जो राजनीति के दृष्टि से महाराष्ट्र के हित में और देश के हित में था, और भविष्य की जो पॉलिटिक्स है और देश और दुनिया में भारत को लेकर के जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से उन्होंने कदम उठाया है। और मंत्रालय में थोड़े बहुत तो देखिए पार्टनरशिप है तो 100% तो नहीं हो सकता है। अब उनके अंदर अगर गृह मंत्रालय की भाव है तो वो रहेगा। अब वो बीजेपी कैसे डील करती है वो है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस समय के बीजेपी की लीडरशिप इस तरह से बातचीत करेगी कि उनके अंदर में उस तरह का कोई असंतोष नहीं होगा कि भविष्य में प्रतिशोध के भाव से वो कुछ दूसरा कदम उठा पाए, ये मैं कह सकता हूं। देखिए, चुनाव का जो पूरा कैंपेन था उसमें एक रहेंगे नेक रहेंगे किसी और भाव से भले से ही कहा गया हो, पर मुझे लगता है कि सारे जितनी भी 3 पार्टियां हैं इस गठबंधन में, उनको भी ये बात तो समझ में आ गई है कि अब सरकार में भी सब एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे। वैसे आज नए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ली है, उन सबको हमारी शुभकामनाएं। देखते हैं अगले 5 साल में क्या होता है। अड़ी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।